हम लोग समुद्र विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने एक टॉपिक का अभी तक अध्ययन किया है, जिसका नाम है महासागरीय जल की उच्चावच। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जल का तापमान। टेम्परेचर ऑफ ओशन। तो इसमें जिस तरह से हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में टेम्परेचर होते हैं, उसी तरह से हम लोग महासागर का एक स्पेशल अध्ययन करेंगे, ठीक है, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। तो इसमें देखिए, इसका फॉर्मेटिंग करने वाले हम लोग, इसमें अमूमन क्या क्या हेडिंग बन सकता है। तो जैसे हर टॉपिक में बनता है, वैसे पहली हेडिंग हो जाएगी परिचय। इसके बाद दूसरी हेडिंग हम लोग की बनेगी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब ये हो गया कहाँ पे तापमान अधिक होगा, कहाँ कम होगा, क्यों होगा, उसको बताना है, ठीक है। तो महासागरीय जल के तापमान को कारक, ठीक है, यानी कि ये कारक ऐसे होंगे जो महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो पहला कारक होगा अक्षांश, या कह सकते हैं अक्षांशीय स्थिति, ठीक। दूसरा कारण हो सकता है प्रचलित पवन, तीसरा कारण हो सकता है समुद्री जलधारा, ठीक। चौथा कारण हो सकता है स्थल व जल के विभिन्न स्वभाव। अब बात समझिए, है तो महासागरीय जल, लेकिन चूंकि महासागरीय जल भी स्थल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो स्थल का प्रभाव महासागरीय जल के तापमान पर पड़ता है, इसलिए ये शब्द है स्थल व जल के विभिन्न स्वभाव। फिर हिमगलन तथा नदियों द्वारा जलापूर्ति, ये भी अल्प मात्रा में टेम्परेचर को प्रभावित करता है। तो ये कुछ फैक्टर है महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग ये वितरण को प्रभावित करने वाले, कहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, कहाँ पे कम होगा, ये है। तो अब इसमें वितरण पे फिर हम लोग फोकस करेंगे। अब वितरण का मतलब समझ रहे हैं, वितरण माने किसी क्षेत्र में तापमान अधिक होगा, किस क्षेत्र में कम है, किस क्षेत्र में ज्यादा है, वो जब उस सब चीज का हम लोग करते हैं। महासागरीय जल के तापमान के अंतर्गत जब हम लोग ये जानते हैं कि किस अक्षांश में तापमान अधिक है, किस अक्षांश में तापमान कम है, ठीक है, या किस देशांतर पर तापमान अधिक है, किस देशांतर पर तापमान कम है, जब इस चीज का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं वितरण, महासागरीय जल के तापमान का वितरण। चलिए, अब देखिए, वितरण एक कंप्लीट टॉपिक है। अब वितरण के जो डायमेंशन होते हैं, पहले उसको समझ लीजिए। वितरण है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, मैंने बताया कि
क्षेत्र विशेष, एक क्षेत्र विशेष का दूसरे क्षेत्र विशेष में, यानी दो या दो से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा कई क्षेत्रों के में किसी भी भौगोलिक तत्व, चाहे तापमान हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, उनकी क्या मात्रा पाई जाती है। अब क्या में वो क्वांटिटी फिक्स भी हो सकता है कि कितना डिग्री पाया जाता है, टेम्परेचर कितना डिग्री पाया जाता है, या आप जब लेमैन की भाषा में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो इतना है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम ज़्यादा भी क्वांटिटी है, बस वो अनिश्चित क्वांटिटी है, फिक्स नहीं है, लेकिन कम ज़्यादा से भी ये पता चलता है कि हाँ देखो यहाँ पे कम है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरह से वितरण को हम लोग समझते हैं। देखिए वितरण में आप किस तरीके से भूगोल में आप वितरण को दिखा सकते हैं। देखिए पहली बात तो आप, एक तो हो गया क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण, दूसरा हो गया लंबवत वितरण हो गया। अब क्षैतिज वितरण जो होता है, सब तो समझ में आ रहा है कि क्षैतिज रूप में, ठीक है, ठीक है, क्षैतिज रूप में, लंबवत माने सतह से ऊपर या सतह से नीचे, एक सामान्य सतह से नीचे। आप देखिए जब महासागरीय जल है तो स्वाभाविक, अगर हम मान लीजिए महासागर ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये महासागर है, ऐसे ये जल की सतह है, ये इसका बॉटम है। तो अब महासागरीय जल है तो स्वाभाविक हम लोग ऐसे, अगर लंबवत अध्ययन करेंगे तो हम लोग ऐसे जाएंगे, यानी कि सतह पे क्या टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, बीच में क्या है, बॉटम पे क्या है, ये इसका लंबवत वितरण हो गया। वायुमंडल होता है सतह से, स्थलीय सतह से ऊपर ऐसे अध्ययन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्षैतिज है तो आप इसी पे सतह पे ही आप ऐसे भी करेंगे, आप ऐसे का मतलब सतह ऊपर नहीं, जैसे सतह है ऐसे प्लेन है, ऐसे 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 करेंगे, ठीक है। तो ये है क्षैतिज वितरण, ठीक। अब देखिए दूसरी चीज, क्षैतिज वितरण को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्षैतिज वितरण को, ये हर जगह काम करेगा, इसको समझ लेंगे तो वही वितरण की बात आएगी, जलवायु विज्ञान में भी, समुद्र विज्ञान में भी काम करेगा। क्षैतिज वितरण को हम प्रादेशिक वितरण से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रादेशिक वितरण जब आप बोलेंगे तो एक क्षेत्र आ जाएगा, क्षेत्र में क्या होगा, एरिया होगा, एरिया में, तो एरिया में जैसे मान लीजिए ये एरिया है, ऐसे एरिया हो गया आपके पास। अब ये जो एरिया है, एरिया में अगर आप मान लीजिए ये रेखा है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो जब आप टेम्परेचर का अध्ययन क्षैतिज रूप से ही ऐसे करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अक्षांशीय वितरण, ये यानी अगर ये 10 डिग्री नॉर्थ है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, इसके बीच जब आप 10 से 20 डिग्री नॉर्थ पे, यानी 10 पे कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री का टेम्परेचर है, जब इस तरह से आप अध्ययन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय वितरण। और जब आप देशांतरी अध्ययन करते हैं, मान लीजिए ये 20 डिग्री ईस्ट है, ये 30 डिग्री ईस्ट है, तो 20 से 30 जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं देशांतरीय वितरण। कोई समस्या है नहीं, तो अक्षांशीय और देशांतरीय वितरण भी आप बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो क्षैतिज ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्षैतिज ही है। तो क्षैतिज में ही या प्रादेशिक में, दोनों पाया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए एक तो पहलू ये हो गया, एक पहलू होता है कालिक वितरण, कालिक वितरण। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो हो गया क्षैतिज वितरण, एक हो गया लंबवत वितरण, दूसरा हो गया कालिक वितरण। कालिक वितरण का मतलब होता है समय, समय का मतलब जैसे सपोज दैट जब हम लोग अभी महासागरीय जल का तापमान पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि फरवरी में महासागरीय जल का तापमान सबसे कम होता है, जबकि अगस्त में सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे समय आ गया, तो इस तरह के अध्ययन को हम लोग कालिक अध्ययन कहते हैं। इसी तरह से आप दैनिक भी कर सकते हैं, जैसे जब इसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि महासागरीय जल का तापमान 2 बजे सबसे अधिक होता है और जबकि सुबह 5 बजे सबसे कम होता है। तो जब इस तरह के आप शब्दों का उपयोग करते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आप कालिक वितरण की बात करते हैं। वो आप किसी महासागर में जा सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक सागर में जा सकते हैं, ठीक है, तो कहीं भी जाके करिए। तो कालिक में दैनिक भी हो सकता है और मतलब वार्षिक भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है।
कालिक हो गया, कालिक वितरण हो गया, क्षैतिज वितरण हो गया और लंबवत वितरण हो गया। यानी कि कालिक, क्षैतिज तो है ही और लंबवत हो गया। तो ये वितरण के 3 पहलू हो गए आपको। तो तीनों समझ में आ गया, कालिक माने समय, क्षैतिज में फिर आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फिर प्रादेशिक में आप बताएंगे कि भाई देशांतरीय वितरण भी हो सकता है, ऐसे देशांतरीय भी हो सकता है और अक्षांतीय वितरण भी हो सकता है। तो कोई समस्या नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। वितरण को आप समझ गए होंगे और ये हर जगह आपको काम करेगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं। महासागरीय जल के तापमान, महासागरीय जल के तापमान का वितरण। अब वितरण में देखिए, एक तो अक्षांशीय वितरण हो गया, प्रादेशिक वितरण हो गया, तो अक्षांशीय भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रादेशिक वितरण इसी में सब आ जाएगा। और एक आपका हो गया लंबवत वितरण। लंबवत वितरण हो गया। अब प्रादेशिक में आप कह सकते हैं प्रशांत हिंद, जैसे प्रशांत हिंद और अटलांटिक, अटलांटिक। तो कोई समस्या नहीं है, आप समझ गए मोटा मोटा, आपको समझ आएगा कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट कौन चीज बताता हूँ। अब देखिए, पहला टॉपिक है परिचय। महासागरीय जल के तापमान में पहला टॉपिक है परिचय। अब देखिए, हमको पता है कि जिस तरह से पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, सबको पता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। उसी तरह से महासागरीय जल के तापमान का भी स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य। ठीक है। हालांकि यानी कि महासागरीय जल के तापमान तापमान का जो मुख्य स्रोत है क्या है, सूर्य। अब इसमें देखिए, मुख्य स्रोत तो सूर्य हो गया, इसके अलावा इसे हालांकि ज्वालामुखी व जल दबाव के द्वारा भी ऊर्जा नगण्य मात्रा में, ये मुख्य स्रोत हो गया, ये मुख्य स्रोत है। और बाकी ये ऐसे मुख्य स्रोत मतलब है, ये ठीक है, ये है, ये नगण्य मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो मुख्य स्रोत हो गया। और ये ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ठीक, ये नगण्य मात्रा में ज्वालामुखी और जल दबाव के द्वारा भी सौर ऊर्जा तापमान इसको प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए आगे, ये तो मान लिया जाए कि 100 इकाई ऊर्जा उसे सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होती है, या 100 इकाई प्राप्त हुई। ये नगण्य मात्रा में बहुत बेहद कम, मान लीजिए 1% होगा। तो 100 इकाई उसकी क्या है, उसका उष्मा बजट, 100 इकाई उष्मा बजट इसका है, महासागरीय जल के तापमान का 100 इकाई है। ठीक, अब कि जब उसको उतना प्राप्त हो रहा है तो स्वाभाविक है उष्मा बजट शब्द है, इसका मतलब क्या होगा, उतना भी क्षय होगा। तो जो शीतलन की यानी कि जो ऊष्मन की प्रक्रिया है, ये तीनों, सूर्य, ज्वालामुखी, ये और ये ऊष्मन की प्रक्रिया में प्रक्रिया होती है। तो ऊष्मन प्रक्रिया सूर्य, ज्वालामुखी और जल दबाव के द्वारा ऊष्मन की प्रक्रिया होती है, जो महासागरीय जल के तापमान को बढ़ाने में ये सहायक होते हैं। अब इनका शीतलन होगा, जब शीतलन होगा, शीतलन माने तापमान का होना, उष्मा ह्रास होना। तो शीतलन में सबसे ज्यादा जो योगदान करता है वो वाष्पीकरण करता है। वाष्पीकरण लगभग 50% वाष्पीकरण के द्वारा होता है, 50%। इसी तरह से
फिर पार्थिव विकरण द्वारा 47% ह्रास होता है। तो चालन है, चालन के द्वारा 3% ह्रास होता है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, यानी कि इसको मान लीजिए कि 100 की 100 ऊर्जा इस तरह से प्राप्त हो जाती है। ये क्योंकि ये दोनों क्या है, नगण्य मात्रा। तो ये जो शीतलन की प्रक्रिया लेकिन होती है, यानी कि महासागरीय जल के तापमान से उष्मा के तापमान के ऊर्जा के लौटने की जो प्रक्रिया, उसमें वाष्पीकरण सबसे ज्यादा 50%, फिर पार्थिव विकरण 47%, चालन 3%। एक दिन मैंने आपको बताया था कि उष्मा के स्थानांतरण के कई माध्यम है। तो माध्यम मैंने बताया था कि देखिए विकिरण है, संवहन है, अभिवहन है और चालन है। अब पार्थिव विकरण का भी मतलब उस दिन बताया था मैंने कि देखिए जो पृथ्वी से विकिरण होता है उसे हम लोग पार्थिव विकिरण बोलते हैं। ठीक है, सूर्य से जो होता है उसे हम लोग सौरिक विकिरण बोलते हैं। कोई समस्या है नहीं। ठीक, विकिरण का मतलब जान ही रहे हैं कि बिना किसी माध्यम के उष्मा प्राप्त होने की प्रक्रिया को हम लोग विकिरण कहते हैं। बिना किसी माध्यम के किरण मिल जाती है, बिना किसी माध्यम के जब किरण जाती है तो हम लोग विकिरण बोलते हैं। चालन का मतलब होता है संपत्ति विधि के द्वारा। तो कोई समस्या नहीं। वाष्पीकरण का मतलब समझ ही रहे हैं कि जल का वाष्प में बदलना, जल के भाप में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तो कोई इशू है नहीं। ठीक, तो ये ध्यान रखिए कि वाष्पीकरण जो है वो शीतलन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया दोनों बात। ये महासागरीय जल के तापमान का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, लेकिन नगण्य मात्रा में ज्वालामुखी में जल दबाव के द्वारा उसे उष्मा की प्राप्ति होती है। अगर ये मान लिया जाए कि महासागरीय जल के तापमान को अगर 100 इकाई से डिनोट कर दिया जाए तो शीतलन प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा योगदान किसका, वाष्पीकरण होता है, उसके बाद किसका, पार्थिव विकरण, उसके बाद किसका है, चालन का है। ठीक है, इस प्रकार ये टॉपिक हो गया। अब देखिए ये चीज ध्यान रखिए कि जो स्थल पे जो ऊष्मा शीतलन की प्रक्रिया होती है और जो महासागरीय जल में जो ऊष्मा शीतलन की प्रक्रिया होती है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें जो स्थल होता है इसमें दो चीज होता है, एक तो लंबवत, एक होता है क्षैतिज। उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। उष्मा का स्थानांतरण होता है, लेकिन जल के साथ क्या है, जल के साथ ये दोनों तो है, ये दोनों तो है, इसके अलावा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो बेहद मतलब ये दोनों तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे जल में क्या होगा, लंबवत हस्तांतरण भी होगा और जल का होता है। ठीक है, जल का होता है। तो जल के हस्तांतरण के द्वारा क्रिया होती है। तो ये वाष्पीकरण और क्षैतिज जो लंबवत जल का हस्तांतरण होता है, जिस वजह से जो है थोड़ा सा ऊष्मा शीतलन की प्रक्रिया स्थल की तुलना में महासागरीय जल से थोड़ा सा अलग है। अब देखिए वाष्पीकरण जो होता है महासागरीय जल के दैनिक और वार्षिक तापांतर को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। क्योंकि देखिए वाष्पीकरण की वजह से जो होता है महासागरीय जल का दैनिक तापांतर क्या होता है, दैनिक तापांतर कम होता है इसकी तुलना में, स्थल की तुलना में। इसीलिए जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो समकारी प्रभाव वाले होते हैं। समकारी प्रभाव का मतलब वहाँ का टेम्परेचर ना बहुत अधिक होता है ना बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण जो होता है, जो जलवाष्प ऊपर आ जाता है वायुमंडल में, वो क्या करता है कि वो जब किरण इधर से जाती है लौट करके पार्थिव विकरण के रूप में, तो उसको जाने नहीं देता है। इस वजह से टेम्परेचर कम का बना रहता है। इसी तरह से जब उधर से आता है किरण, सौरिक किरण जब आता है, जैसे मान लीजिए ये महासागरीय जलीय सतह है, मान लीजिए ठीक, यहाँ पे जलवाष्प टिका हुआ है, इधर से किरण आती है सौरिक किरण, ठीक, ये आती है तो इसको लौटा देता है ऐसे। उसको तो अरे सबको नहीं, कुछ को लौटाएगा।
इसी तरह से जब ये किरण इधर से पार्थिव विकिरण कैसे चलता है तो इसको भी इधर से लौटा देता है। ये तो पार्थिव विकिरण हो गया, ठीक, इसको लौटा देता है, ठीक। इस वजह से क्या करता है, इसको लौटाएगा तो यहाँ टेम्परेचर का मतलब मेंटेन किया रहेगा, और ये जब सौरी किरण को लौटाएगा तो जितना टेम्परेचर इसका होना चाहिए स्थल की तुलना में उतना यहाँ पे कम होगा। तो ये क्या करता है, पार्थिव किरण को लौटा करके यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाने में सहायक करता है, और ये सौरी किरण को लौटा करके ये यहाँ के टेम्परेचर को घटाने में सहायक होता है। इस तरह से इसकी स्थिति क्या हो जाती है, समकारी हो जाती है। इससे दैनिक तापांतर तटीय क्षेत्रों में या महासागरीय क्षेत्रों में कम होता है स्थल की तुलना में। इसी तरह से वार्षिक तापांतर भी कम होता है, क्योंकि महासागरीय जल की जो होती है विशिष्ट ऊष्मा पारदर्शिता और काफी चालकता अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा पारदर्शिता तापीय चालकता ये अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। किसका, महासागरीय जल का ये अधिक होता है। और एक चीज और होता है, यहाँ पे वाष्पीकरण का प्रभाव भी ज्यादा होता है। देखो हम लोग पढ़ ही लिए, वाष्पीकरण भाई जल है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा ही। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये होता है कि ये क्या करता है ना, टेम्परेचर को जाने नहीं देता है, आने भी नहीं देता है, दोनों क्वालिटी की बात होता है। लेकिन ये चूंकि इसका ज्यादा होता है तीनों इसकी तुलना में, स्थल की तुलना में, स्थल की तुलना में ये ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इसका वार्षिक तापांतर कम कम होता है। इसका महासागरीय जल का, ठीक, महासागरीय जल का ये महासागरीय का वार्षिक तापांतर कम होता है स्थल की तुलना में। ये दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक है। तो एकदम ये आपका हो गया। अब देखिए अगला इससे रिलेटेड इसका कुछ अपवाद लेके है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, कुछ एक पॉइंट और इसमें जोड़ते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु अगर है, ग्रीष्म ऋतु है महासागरीय क्षेत्रों में, क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, होगा नहीं होगा, होगा। जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो वाष्पीकरण क्या करेगा, यहाँ पे जाके ऐसे ये जलीय सतह मान लीजिए है, और ये वायुमंडल है, यहाँ पे जलवाष्प टिका हुआ है। तो वाष्पीकरण होकर जब यहाँ पहुंचेगा, जलवाष्प पहुंच जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे लेयर बना देगा, और यहाँ के टेम्परेचर को, जलीय सतह के टेम्परेचर क्या करेगा, वो कम रखेगा वायु की तुलना में, क्योंकि वायु हीट हो जाएगी, ठीक है, वायु हीट हो जाएगी, वायु हीट रहेगी, और ये वाष्पीकरण उसको आने नहीं देगा, नीचे आने नहीं देगा। तो स्वाभाविक है औसतन जलीय सतह का तापमान वायु की अपेक्षा, वायुमंडल की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि वाष्पीकरण के प्रभाव के कारण ही जितनी ऊष्मा होनी चाहिए जलीय सतह की उतना नहीं होगा, क्योंकि वाष्पीकरण के द्वारा जो जलवाष्प होगा वो आने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इसका अपवाद है हिंद महासागर। हिंद महासागर के साथ समस्या क्या है कि ये छोटा सागर है, इसलिए स्थलीय प्रभाव के कारण यहाँ के जलीय सतह का तापमान अधिक हो जाता है, ठीक है, तापमान अधिक हो जाता है। लेकिन स्थल की तुलना में नहीं होता, बस अधिक हो जाता है, किसके तुलना में,
वायु की तुलना में, जो संलग्न वायु है उसकी तुलना में। ऐसा एक सामान्य रूप से वो समझ होता है कि इसका टेम्परेचर इसका, लेकिन अपने ही क्षेत्र की वायु की तुलना में। ऐसा मत सोचिएगा कि जो है मतलब स्थल की वायु की तुलना में, जो अपने उसके ऊपर जो वायु है स्थलीय प्रभाव एकदम ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह से अगर शीत ऋतु में आते हैं हम लोग, शीत ऋतु मान लीजिए है। अब शीत ऋतु में क्या होता है कि वाष्पीकरण का प्रभाव कम होता है, वाष्पीकरण रहेगा, वाष्पीकरण का प्रभाव कम होता है, वाष्पीकरण तो रहेगा ही रहेगा, वाष्पीकरण रहेगा। वाष्पीकरण के प्रभाव के कारण मान लीजिए जलीय सतह है, जलीय सतह मान लीजिए है, तो ये वाष्पीकरण क्या करेगा, वाष्पीकरण रहेगा। अब ये किरणें जो आ रही हैं तो क्योंकि शीत ऋतु है, स्वाभाविक है इतनी ऊर्जा रहती नहीं किरणों में, तो स्वाभाविक वायु ठंडी रहेगी, लेकिन वाष्पीकरण क्या करेगा, वाष्पीकरण टेम्परेचर जो ऊष्मा इधर जो आएगा तो आएगा ही, लेकिन उसको जाने नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, जलीय सतह का तापमान तापमान वायु की तुलना में, वायु के तापमान की तुलना में, तापमान की तुलना में अधिक होगा। जलीय सतह का तापमान संलग्न वायु की तुलना में अधिक होगा शीत कर्ण में, शीत ऋतु में। ठीक है, ये चीजें होती है, लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद ये है कर्क और मकर रेखा के पास कर्क और मकर रेखा के पास, जैसे ये मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, ये इस एरिया में, इस एरिया में ऊर्ध्वोष्ण ऊष्मन की प्रक्रिया, क्योंकि देखिए क्षेत्र जो होता है इसके आसपास का क्षेत्र जो होता है वो उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे क्या करती है, नीचे उतरती है। इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वोष्ण ऊष्मन की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, वायु के अवतलन की स्थिति में तापमान वायु का बढ़ जाता है। महासागरीय जलीय सतह की तुलना में बात लगती है। ठीक है, ऐसा देखिए ऊर्ध्वोष्ण ऊष्मन का क्या मतलब होता है, ठीक है, जो ऊर्ध्वोष्ण जो शब्द है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब होता है कि जब वायु वायु उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए और इस वजह से जिस क्षेत्र में जाए वहां के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हो और उसमें स्वयं में कुछ परिवर्तन हो, तो उसे हम लोग कहेंगे रुद्धोष्ण या एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्ण। अब क्योंकि ऊष्मन हो रहा है, उसमें देखिए कि ध्यान रखिए कि सतह से जब वायु ऐसे ऊपर जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं संवहन की प्रक्रिया, तो सबको पता है कि सामान्य तापमान के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट है, प्रति 1000 मीटर पे जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। लेकिन जब ऊपर जाने पर कम होता है, जब नीचे आएगा तो बढ़ेगा भी। तो जब वायु नीचे उतरती, जैसे देखिए यहाँ लिखा है अवतरण, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रुद्धोष्ण ऊष्मन। ठीक, और जब नीचे वायु ऊपर जाती है इसे हम लोग बोलते हैं रुद्धोष्ण शीतलन। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। तो रुद्धोष्ण ऊष्मन की प्रक्रिया के द्वारा
वायु के अवतरण की स्थिति में संलग्न वायु का तापमान जलीय सतह की तुलना में अधिक होता है। ये कर्क और मकर रेखाओं के आसपास वाले क्षेत्र में ही ऐसा होता है। तो ओवरऑल देखिए परिचय बहुत हेक्टिक था, अगर हम लोग समझ गए हैं तो आगे काफी काम करेगा। जैसे कि देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा परिचय में कि महासागरीय जल के तापमान का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक। लेकिन जल दबाव और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी नगण्य मात्रा में उष्मा की प्राप्त होती है। अगर हम ये मान लें कि उष्मा जो प्राप्त हुआ है महासागरीय का जो तापमान जो मिला उसे 100 इकाई मिला है, तो जब ऊष्मन की प्रक्रिया अगर 100 इकाई मान करके हम लोग अध्ययन करते हैं, तो जब शीतलन की प्रक्रिया होती है तो शीतलन की प्रक्रिया में वाष्पीकरण प्रमुख भूमिका अदा करता है। और ये मान देखा गया कि औसतन 50 इकाई का 50 इकाई शीतलन की प्रक्रिया वाष्पीकरण के द्वारा होता है, 47 इकाई की शीतलन की प्रक्रिया वाष्पीकरण के द्वारा होता है और 3 इकाई चालन के द्वारा होता है। इस तरह से देखा गया कि शीतलन की प्रक्रिया में वाष्पीकरण की प्रमुख भूमिका, इसलिए वाष्पीकरण महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है। और फिर अब हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो महासागरीय जल के तापमान का वितरण है, ठीक है, तो उसमें उसको प्रभावित करने में 2-3 गतियाँ होती है, एक लंबवत गतियाँ होती है, क्षैतिज गतियाँ होती हैं, वो तो प्रभावित करती ही है। उसके अलावा जो है वाष्पीकरण बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो इसलिए स्थल पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है या उसको जो स्थानांतरण को प्रभावित करता है, उसमें लंबवत और क्षैतिज आता है, वहाँ तो वाष्पीकरण की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। लेकिन महासागरीय जल क्षेत्र में लंबवत और क्षैतिज गति के साथ साथ वाष्पीकरण भी महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा कि महासागरीय जल के तापमान में जो विसंग अंतर होता है, जिसे हम लोग दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर बोलते हैं, तो वाष्पीकरण के कारण जो स्तर की तुलना में कम होता है। तो अब उसमें दैनिक तापांतर में तो वाष्पीकरण बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। वाष्पीकरण का काम ही है वो आने वाले को आने नहीं देता, जाने वाले को जाने नहीं देता। इससे क्या होता है, समुद्री तटीय क्षेत्रों में तापमान काफी एक एवरेज होता है, जिसे हम लोग समकारी प्रभाव कहते हैं, न ज्यादा न कम। लेकिन वार्षिक तापांतर में क्या होता है कि वाष्पीकरण का प्रभाव तो होता ही है महासागरीय क्षेत्र में, लेकिन इसके अलावा महासागरीय जल की जो होती है तापीय चालकता, विशिष्ट ऊष्मा और पारदर्शिता, ये सब ज़्यादा होती है। इस वजह से जो होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, ठीक। तो जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता स्तर की तुलना में। इस वजह से तापीय चालकता, पारदर्शिता, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के साथ वाष्पीकरण का प्रभाव अधिक होने के कारण महासागरीय जल का वार्षिक तापांतर स्तर की तुलना में कम होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई देखिए ग्रीष्म ऋतु के समय, काली दृष्टिकोण से ग्रीष्म ऋतु के समय तापमान जो होता है वो स्थल की तुलना में जलीय सतह का उतना नहीं होता। कारण बताया गया कि नहीं होता है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भाई वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होने से वायुमंडल में वाष्प रहेगा ही। अब जो है वाष्प रहेगा तो वाष्प किरणें आएंगी तो उनको आने नहीं देगा, तो उतना नहीं आ पाएंगी जितना आना चाहिए स्तर की तुलना में। इस तरह से तापमान उतना नहीं हो पाएगा जलीय सतह का। लेकिन हिंद महासागर में एक अपवाद की स्थिति है, क्योंकि हिंद महासागर एक छोटा महासागर है। स्थलीय प्रभाव अधिक होने के कारण जलीय सतह का तापमान ग्रीष्म ऋतु में वायु की तुलना में, लेकिन वो हिंद महासागर की वायु हो, ऊपर की वायु हो की तुलना में अधिक हो जाता है। इसी तरह से शीत ऋतु में देखा गया, शीत ऋतु में वही देखा गया कि जो वायु होती है वो ठंडी होती है, लेकिन वाष्पीकरण का काम फिर वही है, वाष्पीकरण जाने नहीं देता है। तो जाने नहीं देता है तो क्या होता है, टेम्परेचर वायु की तुलना में, जलीय सतह का टेम्परेचर वायु की तुलना में, संलग्न वायु यानी ऊपर की वायु की तुलना में अधिक होता है। लेकिन फिर आपको अपवाद बताया गया कर्क और मकर रेखाओं के पास कि वो लगभग उच्च वायुदाब के क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र में वायु उच्च वायुदाब बचे तो वायु नीचे उतरेगी, तो रुद्धोष्म भूस्खलन की वायु के अवतरण की स्थिति में रुद्धोष्म भूस्खलन की प्रक्रिया के द्वारा वायु का तापमान जलीय सतह की तुलना में अधिक हो जाता है। तो ये आपका परिचय है और काफी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो काफी काम करेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब कारक,
कार्य में पहले है अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति में सबको पता है कि भाई ये हमारा ये गोला है, पृथ्वी हमारी है, ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, और ये अक्षांश है, और ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, और ये अक्षांश है, सबको पता है। अक्षांश, अब अक्षांशीय स्थिति का मतलब ये विषुवत रेखा से इधर ध्रुवों तक, इधर से इधर ध्रुवों तक, ये अक्षांशीय स्थिति है। अब देखिए एक शब्द आपको मिलेगा जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो आपतन कोण मिलेगा। आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब होता है कि सूर्य की किरण और पृथ्वी की सतह के मध्य निर्मित कोण को ही हम लोग आपतन कोण। ठीक, अब आपतन कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो सकता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो यानी और जब इसका मान अधिक होगा, आपतन कोण का मान अधिक, तो सूर्य तक की प्राप्ति अधिक। आपतन कोण का मान अधिक तो सूर्य तक की प्राप्ति अधिक, सूर्य तक प्राप्ति मतलब तापमान की प्राप्ति अधिक। तो स्वाभाविक है कि आपतन कोण के अधिक होने पर सूर्य तक अधिक मिलेगा, और आपतन कोण के कम होने पर सूर्य तक कम मिलेगा। अब हम आप जानते हैं कि 23.5 से 23.5 पृथ्वी टहलता है, सूर्य टहलता है 23.5 से 23.5 के बीच में, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में सूर्य टहलता है। ठीक, तो औसत की हम लोग बात करेंगे कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपतन कोण में कमी आएगी। आपतन कोण में कमी, तो स्वाभाविक है तापमान में कमी आएगी। तो अब तापमान में कमी आएगी, तो महासागरीय सूर्य तप में कमी आएगी, सीधा बात है, सूर्य तप में कमी, ऐसे सूर्य तप में कमी तो महासागरीय जल के तापमान में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, बहुत से डिटेल में नहीं जाना, बस एक जनरल पढ़ सकते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आपतन कोण में कमी के कारण सूर्य तक कम प्राप्त होता है, इसलिए महासागरीय जल के तापमान में भी कमी आती है। ठीक है, तो अक्षांशीय स्थिति बस इसी से हम समझ जाएंगे। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर सूर्य तक कम प्राप्त होता है, इसलिए जो है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर महासागरीय जल के तापमान में कमी आती है। ये निम्न अक्षांश है, ये 0 के आसपास वाला क्षेत्र, 0 से जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो हम लोग इसका मतलब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ, निम्न का मतलब कम मान हो, उच्च का मतलब अधिक मान हो। ठीक है, तो आपतन कोण समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, फिर है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन को देखिए, प्रचलित पवन का मतलब होता है कि हवाएं जो चलती हैं वो भी महासागरीय जल के तापमान को अधिक रखती हैं। सबको पता है कि 3 तरह की हवाएं चलती हैं, लोग मतलब हवाएं तो कई तरह की चलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 हवाएं चलती हैं। 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया। यहाँ जो हवा चलती है उसे हम ध्रुवीय हवा बोलते हैं, और यहाँ जो हवा चलती है इसे पछुआ हवा बोलते हैं, और जो यहाँ हवा चलती है ये इसे हम लोग व्यापारिक पवन बोलते हैं। ठीक है, ये दादी गुलाब में हो जाएगा। तो ये हवाएं जो चलती हैं ये महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। ठीक, तो देखिए कैसे, मान लीजिए सपोज दैट हम लोग व्यापारिक यानी 0 से 30 डिग्री के बीच में है, ये मान लीजिए कि हम लोग एक बना देते हैं महासागर, बना दिए हम, मान लीजिए कि ये महासागर है, इसको हम लोग महाद्वीप मानते हैं, सबसे बढ़िया मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप, और 0 से 30 के बीच में हम लोग हैं, 0 से 30 के बीच में हम लोग हैं, साउथ में कर देते हैं, ठीक है, साउथ में कर देते हैं या नॉर्थ में कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, कहीं भी कर दीजिए, मैंने नॉर्थ में कर देते हैं। ये है, तो इस क्षेत्र में व्यापारिक पवन चलेगी, कैसे चलेगी,
नॉर्थ करेंगे तो यहाँ पे हमको 0 करना पड़ेगा, यहाँ हमको 30 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब व्यापारिक कौन चलेगी, कैसे चलेगी, तो आगे तो व्यापारिक कौन ऐसे चलेगी, यहाँ ऐसे चलेगी। यहाँ भी कोई महासागर, ये मान लीजिए अटलांटिक महासागर है, और ये मान लीजिए महासागर है। ठीक, यहाँ भी ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी ना, ऐसे नहीं होगा कौन। ठीक, कोई समस्या तो है नहीं। तो व्यापारी कौन हमेशा ऐसे चलेगी, देखिए जिसको ना समझना अपना ऐसे देख लेंगे घेरा बना करके 0, 30, 60 और 90। ये तो ध्रुवीय कौन हो गया, ये पशुआ कौन हो गया, ये व्यापारी कौन हो गया। देखिए व्यापारी कौन चलेगी, चलेगी अभी चलेगी। अब ये जो कौन है, ये कौन, अब ये तुरंत महासागरीय हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप है, इस कौन को हम बोलते हैं अपतट कौन, और इस तरह के कौन को हम लोग बोलते हैं अंतट कौन। ठीक है, अंतट कौन और अपतट कौन। अब देखिए जब इस तरह के कौन की स्थिति होगी तो क्या करेगा, ये जलीय जो ये महाद्वीप से संलग्न जो जल है इसको हटाएगा, हटाएगा नहीं हटाएगा, पानी तो हटाएगा, तो हटाएगा तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अपतट कौन वाले क्षेत्रों में टेम्परेचर कम होगा, और लेकिन वो उसी क्षेत्र में प्रभाव डालेगा, हर जगह नहीं डालेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रभाव डालेगा वो। ठीक, और अंतर कौन वाले क्षेत्र में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं व्यापारिक कौन से प्रभावित, ठीक है, व्यापारिक कौन वाले क्षेत्र में किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग का टेम्परेचर कम होगा, जबकि पूर्वी भाग का टेम्परेचर अधिक होगा, क्योंकि व्यापारिक पूर्वी भाग जो होगा वो अंतर कौन से प्रभावित होगा, जबकि पश्चिमी भाग क्या होगा, अपतट कौन से प्रभावित क्षेत्र होगा। ठीक है, तो अपतट व्यापारिक कौन में क्या होगा कि अपतट कौन से प्रभावित होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में टेम्परेचर कम होगा, सागरीय और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में टेम्परेचर अधिक होगा, क्यों अंतर कौन से प्रभावित है। दूसरी चीज आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई महासागर हो, अगर वो व्यापारिक कौन से प्रभावित है तो महासागर के पूर्वी भाग का टेम्परेचर क्या होगा, मान ये मान लीजिए अटलांटिक महासागर है, तो इसका मतलब ये पूर्वी अटलांटिक महासागर है, ये पश्चिमी अटलांटिक महासागर हो गया, इसका पश्चिमी भाग ये हो गया, इसका पूर्वी भाग ये हो गया। ऐसे ये महासागर, ये मान लीजिए अटलांटिक महासागर है। ठीक, तो इसका ये पूर्वी भाग है, ये इसका पश्चिमी भाग है, तो स्वाभाविक है ये ऐसे हवा चलेगी, ऐसे हवा ऐसे चलेगी, तो इस भाग का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। किसी महासागर के पश्चिमी भाग में व्यापारिक कौन से प्रभावित, किसी भी महासागर के पश्चिमी भाग का टेम्परेचर अधिक होगा पूर्वी भाग की तुलना में, क्योंकि पूर्वी भाग क्या होगा वो अपतट कौन से प्रभावित होगा, जबकि पश्चिमी भाग क्या होगा वो अंतट कौन से प्रभावित होगा। तो ध्यान रखिए महाद्वीप में जो कंडीशन बनेगी वो महासागर में जस्ट उल्टा, क्योंकि जो महाद्वीप का पश्चिमी भाग होगा वही महासागर का पूर्वी भाग होगा, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं करिएगा। ठीक है, इसी तरह से पश्चिम में आइए, पश्चिम मतलब पश्चिमी हवा, सॉरी पश्चिमी हवा में आइए, पछुआ हवा जिसे आप बोलते हैं, तो पछुआ हवा में जस्ट उल्टा होगा कंडीशन। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हम लोग इसका एक मान लीजिए कि ये हम लोग लेते हैं, हमें उत्तरी अमेरिका ले लेते हैं, ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। अब मान लीजिए पश्चिम हवा ऐसे चल रही है, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, हाँ यहाँ पश्चिम हवा चल रही है, वैसे पश्चिम हवा से चलेगी, फिर पश्चिम हवा से जाएगी। ठीक है, पश्चिम हवा से जाएगी, ये कहीं को देखिए ऐसे बोले हम आते हैं, तो मान 0 है, मान 30 है, ये मान 60 है, यहाँ हवा कैसे चलती, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ये 60 है। ठीक है, ऐसे हवा चलेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए महाद्वीप के पश्चिम, यहाँ पे ये यहाँ पे अंतर कौन हो गया और यहाँ पे अपतट हो गया। बात समझिए, जब जब वायु जल को इकट्ठा करेगी इस तट पे, तो वो
अनकट होगा, और जब वायु जल को तटीय किनारों से हटाकर दूर ले जाए तो इसे हम लोग अपतट कहेंगे। देखिए वही कंडीशन यहाँ भी हो रही है, यहाँ पे वायु क्या कर रही है, इस जल को हटा रही है। तो सवाल में जो पहले आपको बताया गया, अपतट पवन से प्रभावित क्षेत्र का टेम्परेचर अंतर पवन से प्रभावित क्षेत्र की टेम्परेचर की तुलना में कम होगा। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग का टेम्परेचर पूर्वी भाग की तुलना में अधिक हो रहा है। ठीक है, तो एकदम क्लियर है, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो पशुओं हवा की स्थिति में जस्ट अपोजिट स्थिति होगी। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, कहते हैं। फिर है समुद्री जलधारा। समुद्री जलधारा का मतलब दिमाग में रखिए कि अगर कोई गर्म जलधारा है और वो ठंडे क्षेत्रों में जाएगी तो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। अगर कोई ठंडी जलधारा है तो वो अगर अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों में जाएगी तो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। ये अमूमन देखा गया निम्न अक्षांश से कोई जलधारा अगर उच्च अक्षांश पर जाती है तो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और अगर कोई उच्च अक्षांश से कोई जलधारा निम्न अक्षांश की तरफ आती है तो वहाँ के टेम्परेचर को घटा देती है। जैसे मान लीजिए सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी विषुवत रेखा है। ठीक है, ये उत्तरी रेखा है, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तरी विषुवत रेखा जलधारा ऐसे चलती है, उत्तरी विषुवत रेखा जलधारा, और जब ऐसे मुड़ती है यहाँ, जिसको हम लोग गर्भ स्ट्रीम बोलते हैं। ये क्या करती है, ये निम्न अक्षांश की जलधारा उच्च अक्षांश की तरफ जा रही है, यहाँ की क्या करती है, बढ़ा देती है, इसको बढ़ा देती है। ठीक, और इधर से देखिए ये जलधारा आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं लैब्राडोर। लैब्राडोर ये ठंडी जलधारा है और उच्च अक्षांश से आ रही है, यहाँ पे आकर के यहाँ के टेम्परेचर को घटा, तो ये काम करती है जलधाराएं। समुद्री जलधाराएं क्या करती हैं, टेम्परेचर को घटाती और बढ़ाती है। तो अगर कोई गर्म जलधारा है जब ये ठंडी क्षेत्र में जा रही है तो वहाँ टेम्परेचर को बढ़ाएगी, और कोई ठंडी जलधारा है और वो अगर गर्म क्षेत्र में जा रही है तो वहाँ टेम्परेचर को घटाएगी। जैसे एग्जाम्पल जब हमने गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर, लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा जो उच्च अक्षांश से आ रही है, निम्न अक्षांश क्षेत्र की तरफ टेम्परेचर को घटा रही है, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो जा रही है उच्च अक्षांश क्षेत्रों में या ठंडे क्षेत्रों में, वहाँ के टेम्परेचर को वो बढ़ा रही है। तो ये समुद्री जलधारा का अपना है। चलिए आगे। आगे देखिए स्थल और जल का विभिन्न प्रभाव। आप देखिए इसमें अब इसमें कुछ फैक्ट लेना पड़ेगा हमको। जैसे देखिए मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ले लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में जब आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है। ठीक है, तो ये अधिक है तो स्वाभाविक है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में जब आप रहेंगे, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में, तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जल का अधिक हो जाएगा, और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में कम हो जाएगा, क्योंकि स्तरीय प्रभाव की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जलीय स्थिति ज्यादा है, स्थल कम है, तो इतना तेजी से परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, ठीक, और दूसरी चीज, जो स्थल अधिक होने के कारण ही जो समताप रेखाएं होती हैं, समताप रेखाएं होती हैं, वो उतनी फ्लक्चुएट दक्षिणी गोलार्ध में नहीं करती जितनी फ्लक्चुएट उत्तरी गोलार्ध में करती है।
ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि स्थलीय प्रभाव स्थल ज्यादा होगा तो स्वाभाविक स्थल में जो समताप रेखा होगी तुरंत जल मिलेगा, तो फ्लक्चुएशन आएगी। स्थल तेजी जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी तेजी से देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। तो स्वाभाविक है समताप रेखाएं ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं के समरूप अक्षांश रेखाओं के समरूप, या ये भी कह सकते हैं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण कर सकते हैं, अनुसरण, अनुसरण ये कम करती हैं उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध की रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय प्रभाव अधिक होने के कारण अक्षांश समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण अधिक करती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय प्रभाव ज्यादा है, इसलिए समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण कम करती हैं। और पहला फैक्टर मैंने बताया कि ज्यादा फ्लक्चुएशन मतलब सीधी, मतलब उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा कर्व बना के जाएंगी, जबकि दक्षिण गोलार्ध में कम कर्व बनाएंगे, बहुत कम, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब देखिए अगर जलीय भाग ज्यादा मतलब खुला भाग ज्यादा है और खुला भाग ज्यादा है, ज्यादा खुला भाग है, और अगर जलीय भाग अंशतः बंद या पूर्णतया बंद है, तो खुले भाग पर की तुलना में जो अंशतः बंद और बंद जलीय भाग है वहां पे स्थलीय प्रभाव अधिक पड़ेगा। स्थलीय प्रभाव, एक है खुला भाग, एक है अंशतः बंद या पूरी तरह से बंद, ठीक है। तो खुले भाग पे कम पड़ेगा और यहाँ पे अधिक पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर निम्न अक्षांश के क्षेत्र में वो स्थलीय भाग है तो ग्रीष्म ऋतु में उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा क्योंकि स्थलीय प्रभाव अधिक पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने हिंद महासागर के समय में देखा था अपवाद स्थिति में। इस तरह से अगर अंशतः जलीय भाग अंशतः बंद व बंद जलीय भाग उच्च अक्षांशों में उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, शीत ऋतु में गिर जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर स्थलीय प्रभाव अंशतः बंद यानी छोटा जलीय भाग है और स्थल से घिरा हुआ जलीय भाग है तो जलीय प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, स्थल का इम्पैक्ट पड़ेगा। गर्मी का ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, तो टेम्परेचर को बढ़ाएगा, शीत ऋतु में टेम्परेचर को गिरा देगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए आगे हम लोग देखते हैं नदियों के द्वारा जलापूर्ति और हिमगलन के द्वारा जलापूर्ति। नदी के द्वारा अगर जल सागर में जहाँ पे नदियाँ सागर गिरती है तो नदियों का पानी ठंडा हो तो वहाँ टेम्परेचर को वो कम करेगी, ठीक है। और अगर हिमगलन के द्वारा जलापूर्ति होगी तो स्वाभाविक है हिमगलन के द्वारा अगर जल कहीं पिघल करके कहीं जाके मिलेगा तो वहाँ के टेम्परेचर को घटाएगा, स्वाभाविक है दोनों टेम्परेचर को घटाने का काम करेंगे। यानी कि नदियों द्वारा हिमगलन जलापूर्ति जो भी होगी कहीं से एडिशनल तो टेम्परेचर को महासागर के टेम्परेचर को कम करेगा। तो ओवरऑल कारक के मामले में हम लोग एकदम क्लियर हो गए हैं। कारक में हमने बताया आपको कि पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति, और अक्षांशीय स्थिति में हमने बताया कि इसमें आपतन कोण हम लेते हैं। आपतन कोण का मतलब मैंने बताया कि सूर्य की सतह तथा पृथ्वी की सतह तथा सूर्य के किरणों के मध्य निर्मित कोण, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, सूर्य किरण है, सूर्य ऐसे है, तो ये जो कोण बन रहा है यही है आपतन कोण। तो जब सूर्य किरणें लंबवत होगी तो स्वाभाविक है 90 का कोण बनेगा, और जब सूर्य किरणें एकदम क्षैतिज हो जाएंगी तो लगभग 0 बन जाएगा। तो आपतन कोण का मान 0 से 90 के बीच आता रहता है। तो आपतन कोण का मान अधिक होने पर सूर्य तप अधिक मिलेगा, कम होने पर कम मिलेगा। अब पृथ्वी पर हम लोग जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आपतन कोण के मान में कमी आने के कारण सूर्य तपी कम प्राप्त होगी। तो स्वाभाविक है महासागरीय जल का तापमान भी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होता जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब अगला है प्रचलित कोण। प्रचलित कोण में मैंने बताया कि अवतरण कोण से प्रभावित महासागर
महासागरीय भाग का तापमान कम हो जाएगा, जबकि अंतर कोण से प्रभावित महासागरीय जल के भाग का तापमान अधिक हो जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है व्यापारिक कोण और पछुआ कोण। अगर व्यापारिक कोण से प्रभावित क्षेत्र है तो जो महासागर होगा, महासागर के पश्चिमी भाग का, पूर्वी भाग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जबकि पश्चिमी भाग का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। इसी को जस्ट उल्टा महाद्वीप का टेम्परेचर, तो महाद्वीप से संलग्न जो पश्चिमी भाग होगा, जस्ट अपोजिट पश्चिमी भाग होगा, वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जबकि पूर्वी भाग का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। इसी तरह से पश्चिमा कोण में जाएंगे, जस्ट अपोजिट सोचना है। अगर पश्चिमा कोण प्रभावित क्षेत्र है, अगर महासागर है, तो महासागर के पश्चिमी भाग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जबकि पूर्वी भाग का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। अगर महाद्वीप को करेंगे तो महाद्वीप से संलग्न जो महासागर होगा, तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग से संलग्न जो महासागर होगा उसका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, जबकि पूर्वी भाग का टेम्परेचर, महाद्वीप के पूर्वी भाग का टेम्परेचर, पूर्वी भाग में जो सागर होगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये वजह कौन होगा? समुद्री जलधारा। एकदम सिंपल है। समुद्री जलधारा मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई गर्म जलधारा है और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में जा रही है तो टेम्परेचर को बढ़ा देगी। अगर कोई ठंडी जलधारा है और वह उच्च अक्षांशीय की तरफ आ रही है तो वो घटा देगी। अस्तल जल का स्वभाव में ध्यान रखना है कि बताया गया है कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा, पारदर्शिता, ताकि चालकता ये सब होती अधिक होती है, वाष्पीकरण का प्रभाव अधिक होता है। इस वजह से जल जो है तेजी से देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है, जबकि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। ये हम लोग क्लियर है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में स्तरीय भाग कम है, जलीय भाग ज्यादा है। तो स्वाभाविक जो फ्लक्चुएशन होगा टेम्परेचर में वो जो है दक्षिणी गोलार्ध में कम होगा, उत्तरी गोलार्ध में अधिक होगा। अब समताप रेखाएं भी जो उनसे बनती है, तो समताप रेखाएं जलीय भाग ज्यादा जहाँ वहाँ उतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्तरीय भाग ज्यादा है तो वहाँ फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। इसीलिए समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं का अनुसरण समताप रेखाएं नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्लियर है। और एक ध्यान रखिए उत्तरी गोलार्ध में स्तरीय प्रभाव ज्यादा है तो स्वाभाविक दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक हो जाएगा, हर जगह अधिक हो जाएगा। टेक्निकल वर्क कर रहा है, हर जगह शीत ऋतु की बात आएगी तो टेम्परेचर वो घटा देंगे। जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, जलीय भाग ज्यादा, इसलिए उतना तेजी से परिवर्तन नहीं होता उसमें। ठीक है, जलीय भाग ज्यादा, समकारी प्रभाव वाला टेम्परेचर बहुत अधिक हो पाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो पाता है। दूसरी चीज, अगर कोई खुला जलीय भाग है, अंशाबंध जलीय भाग है, तो अंशाबंध जलीय भाग जो होगा स्तरीय प्रभाव अधिक होने के कारण ग्रीष्म ऋतु का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जबकि शीत ऋतु का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये है। तो स्थल और जल का स्वभाव दो तरीके से आपको देखना है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और जल भाग मतलब खुला जल का खुला ज्यादा जल खुले भाग और अंशाबंध व बंद जलीय भाग। तो अंशाबंध व बंद जलीय भाग पे स्तरीय प्रभाव अधिक पड़ेगा, खुले भाग में कम पड़ेगा। इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, इसलिए स्तरीय प्रभाव के कारण वहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर में तेजी से परिवर्तन बढ़ेगा भी, घटेगा भी। ठीक है, समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण नहीं करेंगी। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा है, इसलिए समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जलीय भाग अधिक होने के कारण वहां पे उतना तेजी से परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एक चीज दिमाग में रखिएगा ना कि हम लोग जो कारक पढ़ेंगे उसी फोकस, क्योंकि बहुत सारे कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ओवरऑल निचोड़ कुछ निकलेगा टेम्परेचर का, लेकिन जब हम एक फैक्टर को फोकस करेंगे उस फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। सबको पता है कि जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे सूर्या तप, तो उसमें आपको फिर एक फर्क मिलेगा कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध का टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु का समय है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु होता है तब होता है, दक्षिण गोलार्ध में दूसरे समय होता है, तो टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ता है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में, जितना जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरा फैक्टर काम करता है, वहाँ पे उत्सव अवसर का फैक्टर काम करता है। ठीक है, और सूर्य कब है कब नहीं है का फैक्टर काम करता है। ठीक है, तो कई चीजें होती हैं, तो फैक्टर सब अलग अलग हैं, वो अलग चीज। लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं स्थल और जल का स्वभाव पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, आपको एनालिसिस करना है। चलिए, तो ये आपका ये अभी मोटा मोटा टॉपिक क्लियर है, लेकिन इसमें कुछ पोर्शन और बाकी है, जैसे अभी तापमान का लंबवत वितरण पढ़ना है, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाकी बीच में थोड़ा सा वो चित्र में थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हो पाया, उसको अगर कोई बन जाएगा तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा चित्र के रूप में। लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अक्षर कौन से प्रभावित अगर कोई क्षेत्र होगा
कम हो जाएगा, अनुतट पवन से प्रभावित कोई क्षेत्र होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अपने को रखिए, आप वहीं पे व्यावहारिक पवन, पछुआ पवन, महाद्वीप और महासागर सब सेट करना है, ठीक है। बन जाएगा, कोई मैं अगली वीडियो में बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ओके।